नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ पवन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा तमाम जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाओं को बल मिलने का एक आधार यह भी है क्योंकि अभी तक निषाद पार्टी को कोई भी मंत्री पद नहीं मिला है, जबकि योगी मंत्रिमंडल में 6 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। इसी के साथ बैठक में शामिल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी कमान अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में आ चुकी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राष्ट्रीय महासचिव और तमाम पदाधिकारियों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने से केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों को उनके विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के पूरा होने पर शुभारंभ और नई योजनाओं को लॉन्च करने के लिए उत्तर प्रदेश में आना होगा। इस रणनीति के तहत न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्री बल्कि और भी बहुत सारे मंत्रियों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर फोकस करने के लिए लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। चर्चाओं को बल इसलिए और भी ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इससे पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी बैठक हुई थी। अब एक बार फिर से जब एक तरफ 6 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, ऐसे में जो निषाद पार्टी जो कि सहयोगी पार्टी है बीजेपी गठबंधन की, उसको साधने के लिए क्या मंत्री पद दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चाएं जरूर हो रही होंगी। जेपी नड्डा तमाम जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। संगठन और सरकार के बीच किस तरीके के तालमेल में गड़बड़ियां चल रही हैं, कहां कहां पैचेज लगाए जाने हैं, किन किन लोगों को टिकट देना है, एक तरीके से ये पूरा रोड मैप और पूरा खाका तैयार किया जाना शुरू हो गया है। 2022 का चुनाव एक बहुत बड़ी परीक्षा न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि 2024 के रोड मैप पर भी जो दिल्ली तक रास्ता जाता है उसमें भी एक बड़ा पड़ाव के रूप में इसको देखा जा रहा है। चारों तरफ से लॉबिंग शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी आइडियोलॉजी लागू करने में लगी हुई हैं और तमाम जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। उसी बीच ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा चल रहा है, इसमें क्या योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद करीब खाली चल रहे हैं, इन पर कोई चर्चा होनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, उसी को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी वहाँ गए उत्तर प्रदेश में अपना दौरा करने। ठीक है, अब जो कमियां हैं वहाँ पर उनको दुरुस्त कर सकें उसके लिए एक बैठक होगी। बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे काम होगा। और मंत्री पद जो खाली हैं उनको अवधेश उपाध्याय जी, आप भी समझते होंगे केंद्रीय गृह मंत्री का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब संजय निषाद जी के साथ उनकी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से अटकलों का दौर तो शुरू ही हो गया है क्योंकि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी निषाद पार्टी को कोई जगह नहीं मिली। अब आप सहयोगी पार्टी के रूप में चुनाव में उनके साथ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो सेट करना ही होगा आपको। ये अटकलें कहीं नहीं है, ये तो केवल विपक्ष का रोना है कि अटकलें हैं, वो ये दिखाना चाहता है कि इनमें अटकलें हैं। अटकलें कहीं नहीं है। बात रही निषाद पार्टी की, तो देखिए जो काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ता है। ये मैं बता दूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की तरह नहीं है कि एक परिवार की पार्टी होती है जैसे और पार्टियां आपने देखी होंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर आगे बढ़ने का हर किसी को मौका मिलता है। लेकिन जब कोई काम ही नहीं करेगा और उसको बिना काम के लिए आगे कैसे बढ़ा दिया जाएगा, चाहे निषाद पार्टी या कोई भी सहयोगी दल हो। तो ये की बातें हैं, लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव की गतिविधियां जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही उसी को लेकर सारी बैठकें होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनुज आत्रे जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से यूपी में अब राजनीति की कवायद शुरू हो गई है, बीजेपी सपा बसपा सभी अपनी अपनी रणनीतियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है और जो 2 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का, उसको कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है?
देखिए, आपने दो प्रश्न किए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनसंख्या के दिल में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी उन 5 करोड़ बेरोजगारों के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का गरीब ये भली भांति समझ चुका है कि बीते 3 दशकों से जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बदहाली में होती है। सबसे उत्तम प्रदेश जो देश का होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुशहाल प्रदेश होना चाहिए, सबसे हरित प्रदेश होने के बावजूद जो है सबसे ज्यादा बुरी हाल अगर किसी प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का है। लॉ एंड ऑर्डर की बात, जंगल राज की बात करके भारतीय जनता पार्टी आई थी कि राम राज लेकर के आएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की हालात भगवान भरोसे हो गई है। तो सबके लिए जनता जो है इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है, प्रियंका गांधी जी की नेतृत्व की तरफ देख रही है, राहुल गांधी जी की तरफ देख रही है। देखिए अनुज यात्रा जी, आपसे ये क्यों ना पूछा जाए, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं कि करीब 3 दशक से यूपी की हालत बदहाल है और यूपी में जिन लोगों की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके साथ तो आपने पिछली बार भी 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया और उसके बाद आप उन्हीं की साइकिल पर सवार हो गए थे। जी देखिए, साइकिल पर सवार होने का प्रश्न नहीं उठता। ये है गठबंधन का दौर है, राजनीतिक दल तमाम चुनाव में गठबंधन करते हैं और गठबंधन आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि गठबंधन किससे आपने क्यों किया क्यों नहीं किया, उस समय समीकरण ठीक थे, हमें लगा था कि एक साथ आने से कहीं ना कहीं दोनों दलों को जो है उसके वोट का फायदा होगा, लोग एक दूसरे की तरफ समझेंगे। 3 दशक में करीब 15 साल जिस पार्टी ने यूपी में राज किया वो गठबंधन के लिए ठीक हो गई। मुझे लगता है कि ये समय आपका इस प्रश्न का जो है जवाब बिल्कुल आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपको भविष्य की तरफ देखनी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। भविष्य सुधारने के लिए हमने गठबंधन जो किया था समाजवादी पार्टी के साथ, जो 2017 की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत किया था, अपनी शर्तों के तहत किया था कि जैसे आप पहले सरकार चलाते रहे हो, जो है 1.5 दशक में 3 बार की सरकार रही है, उस आधार पर अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो नहीं चलेगी सरकार, कांग्रेस की शर्तों पे सरकार चलेगी और हमारे कॉमन मिनिमम एजेंडा तय हुआ था। तो इसलिए कहीं ना कहीं किस चीज को सुधार के लिए आपको कई बार किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है, किसी का साथ लेने की आवश्यकता पड़ती है और वही उसी के तहत बार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस बार भी आने वाला है। देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी का मैं अभी इस बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी आगे क्या होना है, लेकिन जहां तक मेरी समझ इस समय काम कर रही है और जो कांग्रेस पार्टी का हमारा जो लीडरशिप के इस समय जो विचार है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। हम चाहते हैं, नहीं हो पाया है, आपका कहना ये है। चलिए अनुज जी, आते हैं, वापस लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 3 दशकों से 30 वर्ष से यूपी बेहाल है और इनमें 4.5 वर्ष आपके भी शामिल हो गए। अब जी मैं बताऊं भाई साहब आपको, ये जो अनुज यात्रा की बात मैं सुन रहा था भाई साहब की, इनकी ये बड़े हैं हमसे, लेकिन इनको ये बात बता दूं मैं, ये जो बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश कैसे बना, क्या बदहाल हो रखा है वहाँ पे, मैं ये बता दूं इनको और आपके जो चैनल की जो दर्शक है उनको भी कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो तारीफ है ये हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, ये आपने भी देखा होगा। लेकिन कांग्रेस को तो केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केवल देश को लूट कर खाया है, उनकी तरह गुनाह है। अब वो आदत नहीं कह जाएगी। ये बात करते हैं रोजगार की, तो इनसे पूछे राजस्थान में कितना रोजगार मिला लोगों को, छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार मिला। इन्होंने केवल देश की जनता को भड़काने के अलावा कभी कोई दूसरा कार्य नहीं किया इस देश में। और ये कह रहे हैं कि अभी रोजगार पर सवाल है ही नहीं, रोजगार को लेकर कोई एजेंडा किसी भी पार्टी का दिख ही नहीं रहा। सब देख रहे हैं या तो जातियां सेट करने में लगे हुए हैं, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, यही सब हो रहा है। रोजगार की बात कौन सी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है? एक बात बताइए ना, ये जो ब्राह्मणों की आज इन्हें याद आ रही है, तो जब इन्होंने जो एक नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, तब ये कहाँ गए थे? अभी मैं एक फोटो देख रहा था कि अखिलेश यादव जी एक परशुराम सम्मेलन में गए थे, वहां पर तो जूते पहनकर माल्यार्पण कर रहे हैं भगवान परशुराम जी का। तो ये क्या ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? तो ये तो केवल महाठगबंधन गैंग है, इन्होंने केवल ठगी करनी सीखी है, देश को लूटा है पिछले 70 सालों से। ठीक है, अब देश की जनता की बखूबी जान चुकी है कौन हमारा विकास करना चाहता है, कौन हमें बरगलाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। चलिए ठीक है। अनुज यात्रा जी, आपके बहुत बड़े नेता हैं यूपी के प्रमोद तिवारी जी, उनका बयान आया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण सीएम दिए हैं, कोई अन्य पार्टी और ऐसा क्यों नहीं करती? तो आप भी क्या ब्राह्मण लीग पर आगे बढ़ रहे हैं?
नहीं, ब्राह्मण लीग पर आगे बढ़ने की बात नहीं आ रही है। प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% ठीक बात बोली है। आज ये तमाम दलों को चुनाव के समय जो है जाति के आधार पर जो है राजनीति करने की याद आ रही है। आज इन सबको उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो कि 13 से 14% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में उनका अस्तित्व है। आज चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों को आज ब्राह्मणों की याद आ रही है। तो तिवारी जी ने जो प्रश्न किया है, न केवल तिवारी जी ने और तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की तरफ से ये प्रश्न है कि ये बताएं कि 3 दशकों में आप कहाँ सोए रहे। चुनाव के समय तो ब्राह्मणों के वोट की याद आती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई होता है, सबसे ज्यादा शोषित अगर कोई किसी का उत्तर प्रदेश में किया गया है तो ब्राह्मणों का किया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी कि कांग्रेस पार्टी ने 11 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति के दिए हैं। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं कभी भी। अनुजाते जी, अब आपका दौर थोड़ा सा बदल गया है। अब आपकी पार्टी के ये नेता कह रहे हैं, जिसको G23 नाम दिया गया, कि उनकी पार्टी में सुनवाई नहीं होती। और आपके यूपी के बहुत बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण चेतना परिषद के नाम से एक अपना मंच भी चला रहे थे, वो आपकी पार्टी से छिटक कर बीजेपी के खेमे में चले गए। वो भी कह रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है वहां पर। देखिए, ये लोग लोग हैं जो एक दल को छोड़ करके कांग्रेस को, जिसको कल तक अपनी मां कहा करते थे, जिनका पूरा परिवार की पहचान जो है कांग्रेस से रही है और कांग्रेस के दम पर ही जिनके अस्तित्व की एक पहचान बनी है, आज वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस में उनका सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सी सुनवाई की बात कर रहे हैं जितिन प्रसाद जी? जरा पूछा जाए उनसे कि इतनी छोटी उम्र में उनको 2-2 बार सांसद पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ाया, 2-2 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, और इससे ऊपर क्या कोई आदमी एक यूथ देश का और इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकता है? और अब ये बता दीजिए, अगर आप इतने बड़े ब्राह्मण नेता है तो फिर आप क्यों चुनाव हार गए? क्यों 2014 का चुनाव हार गए? क्यों 2019 में चुनाव हार गए? क्यों नहीं जीत पाए? तो पार्टी की लहर में जीते, पार्टी के दम पे जीते, और पार्टी की सीटें नहीं आई तो नहीं जीते। इसका मतलब इतने लंबे समय में भी, इतना लंबा आपका परिवार का उसमें रहने के बावजूद भी, और आप खुद भी इतने लंबे समय सांसद रहे और मंत्री रहे, अपना आधार नहीं बना पाए। आपके वैसे सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। आपने 2 विरोधाभासी बातें की। एक बार तो आपने कहा कि हमने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, और फिर दूसरी बार आप कह रहे हैं कि वो जब चले गए, ठीक है तो चले गए। खैर, आपके पास वापस लौटते हैं। अवधेश उपाध्याय जी, कुछ तो रणनीति रही होगी। अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी, जिसको आप बहुत छोटे एकदम से दरकिनार कर रहे हैं, पूर्वांचल में उनका जलवा है। पूर्वांचल की कई सीटों पर उनका अच्छा खासा दखल है, और पूर्वांचल में बीजेपी का जो कोर वोटर है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा सुस्त रहा है, या फिर वहां पर आपका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। इन समीकरणों को सेट करने के लिए, क्योंकि बड़ी परीक्षा है, कुछ तो करेंगे ना आप? देखिए, किसी को दरकिनार नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में सभी को सम्मानित किया गया है। जो जिस लायक है उसको सम्मानित किया गया है, लेकिन जो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, उसको अगर सम्मान दिया जाए तो वो तो फिर खराब रहेगा। आप बताइए, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुयात्री जी, ये अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं करते हैं? इनकी पार्टी अभी कह रहे थे कि जो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया। तो ये तो बिना पैंती के लोटे हो गए ना, कभी इधर के ना इधर के। तो अपनी बात तो करते नहीं है ये, और कांग्रेस के चरित्र इस समय पूरे देश की जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोटे में धंधा कौन सा? कांग्रेस का चरित्र पूरे देश की जनता बखूबी जान चुकी है, और जनता इनके भड़काने में आने वाली नहीं है। पांडे जी, मैं बताऊं आपको, तो चेहरे की बात भाजपा करा करती थी, आज सबसे ज्यादा बहुत शुक्रिया अनुजाते और अवधेश उपाध्याय जी। तो यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वंदना कटारिया का फॉर्म शानदार रहा था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से वंदना को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धामी ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में एक नई एवं आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का विकास करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान होगा। साथ ही कहा कि हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के कोने कोने में वंदना जैसी प्रतिभाशाली द्वीप प्रज्वलित हों।
इसी के साथ उन्होंने आज से कोरोना से जंग के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान का भी शुभारंभ किया है और एक तरफ आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से वो भी चल रही है। तो पूरी तरीके से अब धीरे धीरे जिस तरीके से 2022 का समय नजदीक आता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धीरे धीरे जमीन पर लाने का प्रयास कर रही हैं। इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेतृत्व और उनको कमान अचानक से मिली है। उनके सामने एक बार फिर से जो प्रचंड बहुमत 2017 में उत्तराखंड की जनता ने दिया था, वहां पर फिर से बड़ी संख्या में कमल का फूल खिलाने का दारोमदार उन पर है और इसी को लेकर एक के बाद एक वो बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन देवस्थानम बोर्ड और सख्त भू कानून जैसे मुद्दे उनके सामने एक हिमालय की तरह खड़े हुए हैं, जिनसे पार होकर उनको आगे बढ़ना है। तो उत्तराखंड की राजनीति में ये मुद्दे काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड ने जो त्रासदी झेली, उसको लेकर अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो रही है। एक तो स्वास्थ्य स्वयंसेवक के जरिए वो अपने संगठन स्तर से जनता के बीच पैठ बनाना चाह रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर आज से कोरोना से जंग के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान का भी शुभारंभ किया गया है और टारगेट रखा गया है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई उसी को लेकर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी राजनीतिक पारा चरम पर है और सभी पार्टियां एक कड़ी मशक्कत कर रही हैं, किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, खासकर बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर माहौल की हम बात करें तो अभी हमने देखा कुछ समय पहले ही 3 दिन का भ्रमण कार्यक्रम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष का रहा है और सरकार, संगठन और संघ के बीच में तालमेल बैठाने को लेकर और इनमें समन्वय को लेकर और इनके योगदानों को आम जनमानस तक पहुंचाने को लेकर बहुत लंबी चर्चा हुई है। 3 दिन के बीच तक मैराथन मीटिंग हुई है सरकार, संगठन और संघ के बीच में। तो जाहिर तौर पर बी एल संतोष जो कि संगठन के बहुत बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश में भी वो योगी आदित्यनाथ के साथ रहे और तब चुनाव को लेकर तमाम चर्चा मशवरा की। अब चूंकि दिल्ली उत्तराखंड से बेहद निकट है, तो केंद्रीय नेताओं का देहरादून आना, उत्तराखंड आना, अब वो जो सिलसिला है जल्दी शुरू होने वाला है। हमने देखा था 2017 के विधानसभा चुनाव में ये एक लंबी चौड़ी स्टार कैंपेनर्स की टीम जो है उत्तराखंड आई थी और उत्तराखंड में बीजेपी के साथ साथ जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो सरकार के लोग हैं, वो अपनी नई नई योजनाओं को अब उतारना चाह रहे हैं जमीन पे। पुष्कर धामी की तरफ से एक तो बंदरांग कटारिया को 25 लाख रुपए देकर उनका हौसला बढ़ाया गया, साथ ही एक घोषणा ये भी की गई कि एक नई खेल पॉलिसी वो लेकर आएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप और जनता का किस तरीके का जो कंसेंट है वो मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, बीते रोज जैसे ब्रिटेन के साथ भारत का मुकाबला होता है, 4-3 से महज एक गोल से भारत पीछे रह जाता है और भारत का प्रदर्शन जो है ओलंपिक में बहुत अच्छा रहा इस बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ही महिला हॉकी के खिलाड़ियों से बातचीत की, तो उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब इसकी घोषणा कर दी है कि अब जो है 15 अगस्त में वंदना कटारिया को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही इनको सिल्यू रोसेली पुरस्कार, जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा और 25 लाख की इनामी राशि भी दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार से वंदना कटारिया आती हैं। तो जाहिर तौर पर अब सरकार के पास समय कम है और जो उपलब्धियां देश और दुनिया में उत्तराखंड के परिपेक्ष में और देश के परिपेक्ष में हो रही है, जो उत्तराखंड से संबंधित है, उनको आम जनमानस तक पहुंचाना और ये दिखाना कि सरकार इन तमाम घटनाओं को, चाहे खेल को लेकर चाहे अन्य क्षेत्रों को लेकर हो रही है, कि उत्तराखंड सरकार इन मसलों को बड़ी संजीदगी से ले रही है। और साथ ही देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो लगातार आज भी जो है मेगा वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। 1.5 लाख आज दिन भर पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा और सीएम धामी ने ही कहा था कि अगस्त में हमको, अब किसी अगस्त माह में 12 लाख वैक्सीन की डोज जो है केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार को। तो अगस्त माह में 12 लाख वैक्सीनेशन होगा और उसके बाद धीरे धीरे 12 लाख, 13 लाख, 18 लाख इस टाइप के स्लॉट से वैक्सीन जो है वो उत्तराखंड को उपलब्ध होगी। और 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया है कि 2021 तक हो जाएगा, दिसंबर माह तक। कुछ इंतजाम सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे हैं। उत्तराखंड की जनता किस दिशा में इसको ले पा रही है? उत्तराखंड की जनता क्या सोच रही है?
क्या वो युवा सीएम के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट नजर आ रही है? जी देखिए, 5 साल के भीतर बीजेपी ने तीसरा मुख्यमंत्री दिया है पुष्कर सिंह धामी के रूप में। पुष्कर सिंह धामी लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और समय बेहद कम है और जनता भी पुष्कर सिंह धामी के क्रियाकलापों को, कामों को देख रही है। अगर कांग्रेस की बात करें वो भी तैयारियों में है, तीसरे विकल्प की बात करें आम आदमी पार्टी तो वो भी तैयारियों में है चुनाव को लेकर। तो अब जो है सभी राजनीतिक दल जो है संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर या फिर उनके अंदरूनी मसले हैं चुनाव को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर अब सब जनता के बीच में है। सारे बड़े नेता इस समय जनता के बीच में है। अब ये मान सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ये चुनावी बिगुल जो है यहाँ से फूक चुका है और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, प्रीतम सिंह की, हरीश रावत की बात करें, बीजेपी के भीतर तमाम जो ऐसे बड़े नेता हैं जो 10-10 दिन के प्रवास पे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो चुनावी बिगुल बच चुका है। अब जो जितनी मेहनत करेगा और राज्य सरकार अपनी योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के भीतर ढंग से पहुंचाती है तो हो सकता है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2021 का चुनाव, 2022 का चुनाव एक बार फिर बीजेपी जीत जाए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है और ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत शुक्रिया रोहित विक्रम सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसी बीच हमारे साथ मधु भट्ट जी, संगठन मंत्री बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश संगठन मंत्री जी। जी नमस्कार। नमस्कार मधु जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आप जिस तरीके से अब चुनावी वक्त करीब आ गया है और आपने युवा मुख्यमंत्री कहकर पुष्कर सिंह धामी को कमान दी है, युवाओं के बीच कितना पॉपुलैरिटी मिल पा रही है? साथ ही देवस्थानम बोर्ड, सख्त भू कानून जैसे जो मुद्दे हैं उन पर क्या पॉलिसी, आप जनता को कैसे समझा रहे हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से युवा शक्ति को अब की बार माननीय मोदी जी ने बिल्कुल भरोसा जताया है। और क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जो वीर भूमि है, यहाँ के युवा बिल्कुल अपने जो प्राणों को न्यौछावर करके मातृभूमि की रक्षा में लगातार तत्पर रहते हैं। साथ ही क्योंकि इस समय चुनावी जो है वो भी आने वाला है, क्योंकि अब 2022 जो हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और साथ में क्योंकि उत्तराखंड की जो चुनौतियां हैं, साथ में आप देखेंगे कि बिल्कुल भौगोलिक जो परिस्थितियां बहुत विकट हैं, बहुत विषम हैं, उन परिस्थितियों से जूझते हुए और साथ में क्योंकि विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और उनको बिल्कुल क्योंकि अभी एक रूप दिखना चाहिए कि किस प्रकार से हम जो 5 साल कार्य किए हैं वो जनता के बीच में हम उनको ले जाएंगे। क्योंकि हमने विकास को लेकर ही हमेशा हमारी सरकार का ये एजेंडा रहा है कि हम विकास को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। क्योंकि पिछले जो वर्ष रहे हैं हमारे लिए बहुत ही, सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि एक हमने बहुत अपनों को खोया है। ये जो कोरोना जो काल रहा है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमने जनता के बीच में विकास कार्य भी किए हैं, साथ में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि लॉकडाउन भी हमें करना पड़ा। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता रहे हैं वो बिल्कुल जनता के बीच में जनता लेगी, ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधु भट्ट जी एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसें अटक गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी को 90 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल में विधायक बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना होगा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री बनी ममता को 5 नवंबर तक उपचुनाव के सहारे विधायक बनना होगा। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि राज्य में जल्द उपचुनाव कराए जाएं और टीएमसी के मंत्रियों का एक दल इस बाबत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिफ आफ्ताब से मिला और 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रक्रिया तेज करने की अपील की है। पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने यह जानकारी दी। बता दें कि तृणमूल ने मई में 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार का गठन किया। नंदीग्राम में मिली हार के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर कोलकाता के भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसे टीएमसी उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय ने जीत मिलने के बाद खाली कर दिया था। वो हर रदान से उपचुनाव लड़ सकते हैं। टीएमसी की काजल सिन्हा की कोविड-19 से मौत की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। नियम के मुताबिक ममता बनर्जी को शपथ के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।